अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हमने एनपीवी और आईआरआर डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 के नंबर बी अंदर भी हमने एनपीवी और आईआरआर की डिस्कस किए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रोसीजर हम डिस्कस किए थे कि जिन प्रोसीजर को हम देखते हुए प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के प्रोजेक्ट हमें लेना चाहिए या नहीं, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, इस तरह की कुछ बातें डिस्कस की थी। इस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि एनपीवी और आईआरआर के एप्लीकेशन पे या इनको कैलकुलेट करते हुए किन चीज़ों पे जो चीज़ हमें मुश्किल होती है ये कैलकुलेट करना। तो वैसे तो हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो बड़ा इजीली हम कैलकुलेट करते हैं एनपीवी एंड आईआर, लेकिन इनके पीछे बहुत सारी मुश्किल जो है वो उनका जिक्र करेगा इसके अंदर, जिनको अगर हम सही तरीके से एड्रेस नहीं करते तो ये एनपीवी और आईआर की कैलकुलेशन भी सही नहीं होगी। चलिए चलते हैं बस डॉक्यूमेंट के ऊपर फिर स्टडी करते हैं। ऊपर टाइटल देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। जो इश्यूज है वो इश्यूज आप नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले पहले डिस्कस करेंगे कि जब नेट प्रेजेंट वैल्यू पे बात करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमें क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहला इशू तो हमें यह था कि फ्यूचर कैश फ्लोज और सेल्स का इशू। ये क्या इशू है? इशू ये है कि जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट है, हमने स्टार्ट करना है, तो हम उसके जो रेवेन्यूज उससे जनरेट होने, जैसे कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है या एक शॉप डाली है अपने एक, और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आपने देखा कि आपने अंदाज़ा लगाया पहले मंथ में मुझे जी सपोज के 1000 प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को छोड़े रेवेन्यू पे बात करते हैं, रेवेन्यू होगा दूसरे साल में 10,000, दूसरे मंथ में कोई 2000 होगा, तीसरे मंथ में कोई 500 होगा, ऐसे समथिंग आप इससे चलते जाते हैं और आप रेवेन्यू एस्टिमेट करते हैं। देखिए आपको नहीं पता कितने कस्टमर आएंगे, किस हिसाब से सेल होगी। वो कहते हैं ना जी, ग्राहक का और मौत का पता तो अल्लाह ताला को है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कैश फ्लोज को एस्टिमेट करना। वो कहता है कि जब एनपीवी के अंदर कैश फ्लोज की हम यूज़ कर रहे होते हैं तो एनपीवी की कैलकुलेशन जो है वो कैश फ्लोज के बेस करती है, तो मुश्किल हो जाती है कि इसके रिजल्ट जो एक्यूरेट भी आएंगे। फिर है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। येलो मैंने कर दिया। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट ये है कि आपको नहीं पता कि आपने वो, जैसे कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर लिया आपने वो जब स्टार्ट हो जाएगा उसको कितने साल तक चलाना है। आपने देखा कि परपेचुटी कॉन्सेप्ट देखा था कि परपेचुटी कॉन्सेप्ट ये होता है, परपेचुटी कंसर्न वो ये होता है बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस जो है कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए चलेगा। सही है, बिजनेस के बारे में हम ये बात करते हैं कि वो परपेचुअल होगा, उसकी कैश फ्लो परपेचुअल होगी। तो अभी ये लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट हमें नहीं पता होती कितनी रख रही है हमने। अच्छा, फिर आगे सब्जेक्टिविटी ऑफ द डिस्काउंट रेट। अब सब्जेक्टिव जब वर्ड यहाँ पे आ जाता है किसी भी के साथ, उसका मतलब ये होता है कि आपने जो डिस्काउंट रेट है वो अपनी एक ख्वाहिश है, आपकी अपनी एक राय है, आप अपनी राय के ऊपर कहिए डिस्काउंट रेट इतना रख दो, ठीक है, इसके ऊपर डिस्काउंट रेट करते, इंटरेस्ट रेट रखते, मुझे ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे रिटर्न जो है बिजनेस से इतना होना चाहिए मंथली या एनुअल के इतने %, ठीक है। तो ये सारी सब्जेक्टिव है, तो किसी कैलकुलेशन के ऊपर बेस नहीं करते। आपकी बस एक ने कहा कि इतना रखना, दूसरे का जितना रखना है, ठीक है जी, एक कंसेंसस हो गया, आपने एक इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट डिसाइड कर लिया। तो ये सारे जो मामला थे, वो कह रहा है कि ये सारे जो मामला थे ये सारी ख्वाहिश पे मबनी है, कुछ एस्टिमेट पे मबनी है, कुछ का हमें लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट का पता ही नहीं है। तो इन बेसिस पे एनपीवी हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे सही एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे हमें सही पता चलेगा कि प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं। आगे चलते हैं जी। ये बात लास्ट लेक्चर के अंदर भी देख चुके हैं कि जिसकी एनपीवी हमें कैलकुलेट करनी है, सपोज हमारे में 2, 3, 4, 5 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसकी एनपीवी कैलकुलेट करते हैं और जिसकी हाईएस्ट एनपीवी निकलेगी हम वो प्रोजेक्ट कहेंगे ये वायबल है। अच्छा, इसका फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा। सबसे पहले तो ये वाला जो लिखा हुआ है येलो के अंदर, ये वो आपके हैंडआउट्स के अंदर ऐसे लिखा होगा, आप इसको डिलीट कर दें क्योंकि ये बैड टाइप में नहीं लिखा हुआ। मैंने बैड टाइप के अंदर ये लिख दिया आपके। यहाँ पे बात कर रहे हैं जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। वही बात कि हमने तो पता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद ये है कि मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, ये मैक्सिमाइज करना है, इन्वेस्टमेंट की हुई जो उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। कैसे होगी? अगर पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स लेंगे हम, उसकी मार्केट वैल्यू एडेड या इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन जो है वो दोनों में इजाफा होगा। अच्छा, ये क्या थी? ये मैंने पहले भी आपको बताई थी, हल्का सा टच दोबारा दे देता हूँ कि जी कि ईवी ये पहले देख रहे थे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। वो ये थी कि जो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होती है, जो आपका इनकम स्टेटमेंट से आपको मिलती है, वो जो इनकम है ना आपके पास, उस इनकम से अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपने कैपिटल अरेंज किया हुआ, उसके जो
ज़ाहिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, उसके इंटरेस्ट आप लोग को देने पड़ते हैं, डिविडेंड देने पड़ते हैं भी, इसको पैसे अरेंज करने की भी तो आपका कोई उन इन्वेस्टर्स को या डेटर्स को कुछ देना है ना, वो कॉस्ट निकाल के तो बाकी जो बचेगा उसको ईवीए कहते हैं। ठीक है, एफवीए ये था, एफवीए के जो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते इन्वेस्टमेंट कर देते अपने बिजनेस के अंदर, आपके एसेट बन गए और आपके कुछ रेवेन्यू आने लग गए, वो आपका बिजनेस जब बहुत अच्छा चल जाता है तो आपके जो शेयर्स की वैल्यू है इंक्रीज हो जाती है। उस शेयर की वैल्यू जो आज सपोज के 10 रुपये है एक शेयर की वैल्यू, तो 2-3-4 साल के बाद उस वैल्यू सपोज के 11 रुपये हो जाती है। ये जो 1 रुपया इजाफा हुआ है इसको कहते हैं कि ये हमें कैपिटल गेन मिल गया। तो इससे जो इक्विटी कैपिटल होता है उसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है, बीच में आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है फ्यूचर में जाके। इस इजाफे को कहते हैं जी मार्केट वैल्यू एडेड। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं एनपीवी की बेस के ऊपर। जी हम सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल के बाद हमें जनाब 12,000 रुपये 12,000 रुपीज़ कूपन पेमेंट मिलती है। कूपन पेमेंट यही समझ लें कि आपको साल के बाद इतना जी इंटरेस्ट मिल गया। जैसे आप बैंक में 1 लाख रुपए रख दें तो आपको साल के बाद अगर वो 10,000 रुपये दे रहा है तो 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो उसको आप कह सकते हैं जी कूपन पेमेंट। ठीक है, ये बॉन्ड्स वगैरह में और सर्टिफिकेट केस में कूपन पेमेंट उसको कहा जाता है। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट आपको पता है 1 लाख है। अच्छा, अभी हो क्या रहा है कि जब 1 साल गुजर जाएगा, एक तो उसने 12,000 का कूपन पेमेंट मिला उसको, फिर दूसरा क्या होगा कि उसने 1 लाख रुपये उसको जो उसने इन्वेस्ट किया तो वो भी वापस मिल गया। सर्टिफिकेट में ऐसे होता है, बॉन्ड में भी ऐसे होता है कि जब आप उनको वापस करते हैं, उनको बेचते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस भी मिल जाती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10% दे रहा है। कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए एनपीवी वाला फार्मूला आपको अभी रट गया होगा। एनपी इज इक्वल टू दिस सारा, और वैल्यू 12,000 पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट पुट कर दी माइनस में। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी। पहला कैश फ्लो 12,000 का था और दूसरा कैश फ्लो जो उसी साल में था, कैश 1 बीज SCF1 बीज पहले साल पे कैश फ्लो 12,000 का, और उसी साल ही हमने क्या अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस ले ली। अच्छा, इसको 2 तरीके, एक तो आप इधर ही डिवाइडर बाय 1 + i करके इससे 12,000 से डिवाइड कर दो, इसको भी अलग डिवाइड कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि आप 1 लाख और 12,000 को ऐड करके डिवाइडर बाय 1 + 0.10 जो यहाँ पे है आपको नजर आ रहा है 1.10 से सिंपल डिवीड कर दो, क्योंकि दोनों ही एक ही पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कैश फ्लो मिल रहे हैं तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट ये आया, तमीज़ के पॉजिटिव एनपीवी है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब ये कि आपने मैंने आपको पहले बता दिया था। फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एनपी प्लस आई नॉट कैसे बनाया वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जी सपोज के एनपीवी इधर का इधर ही रखे, आई इधर का इधर ही रखे, माइनस आई नॉट इधर ही रखे। ये जो है दोनों क्या कैलकुलेट करके दे रहे हैं हमें, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, इस जगह पे दोनों की जगह पीवी पुट कर सकता हूँ क्योंकि पीवी दे रहे हैं मुझे, पीवी मैंने पुट कर दिया। जब पीवी पुट करती तो आई डॉट को दूसरी तरफ जब शिफ्ट करता हूँ तो फार्मूला क्या बनेगा, पीवी इज इक्वल टू आई डॉट प्लस एनपीवी। तो ये वही वाला फार्मूला है और यहाँ पे उसने ये वैल्यू बता दी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डायग्राम भी आपको रीड करना आना चाहिए कि जैसे जी कैश फ्लो जो है, एक ये जो डाउन वाला इन्वेस्टमेंट थी और 2 कैश फ्लो हमें शो किए गए उसने के हमने 2 कैश फ्लो था एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप दोनों को ऐड करके भी कर सकते, दोनों को डिस्काउंट बैक अलग-अलग भी कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया 10% के ऊपर। और ये आपको रीड करनी आनी चाहिए, वैसे कैलकुलेशन हमने कर ली है। ले जी एनपीवी हमने खत्म किया। अभी आईआर पे थोड़ी गल्ला बातें कर लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं इसके ऊपर। आईआर कहता है जी कैपिटल बजटिंग फाइंड करने के लिए, कैपिटल बजट इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा ही एक बहुत बड़ा तरीका अगर समझा जाता है। अच्छा, कैपिटल बजटिंग क्या थी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। जब फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। अच्छा जी, फॉर्मूला ये आपको दिया होगा। फॉर्मूला अगर एनपीवी फार्मूला के साथ कंपेयर करें, कोई एक भी आपको चेंज नजर नहीं आएगी सिवाय इसके कि आई को हमने यहाँ पे IRR लिखा हुआ है। सही है जी, दोनों के फॉर्मूला सेम है तो घबराना नहीं है आपने। अच्छा, अभी करना क्या आपने, आपके हैंडआउट्स के अंदर ये वाला फार्मूला जो मैंने ग्रीन किया हुआ ये लिखा होगा, आपने इसको सेलेक्ट करके, डेफिनेटली बुक के ऊपर आप सेलेक्ट करके नहीं करते थे डिलीट। IRR को हम पहले मैं एक आसान लफ्जों में सौखे अंदाज में बताऊँ ये क्या है कि जी सबसे पहले तो IRR उस जगह पे कैलकुलेट होती है, वो वैल्यू समझी जाती है जहाँ पे एनपीवी की वैल्यू 0 हो जाती है। सही है जी, अभी ये ब्रेक इवन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, IR कहता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। वो क्या है, कहता है कि IR जो वैल्यू है, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है कैश फ्लोज जिस रेट के ऊपर दे रहा है वो वाली रेट जो है IRR रेट से अगर कम हुई तो आपकी एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी, 0 पे तो पहले करें,
वो तो हम प्रोजेक्ट हम ले नहीं सकेंगे भाई, ले नहीं सके मतलब वो लेना नहीं चाहिए। आईआर अगर उस वैल्यू से ऊपर आ गई हमारी हमारी रेट ऑफ रिटर्न जो बिजनेस का है या कैश फ्लोज का जो है वो आईआरआर जो हमने कैलकुलेट की उससे अगर ज़्यादा आएगा तो हमें वो प्रोजेक्ट वायबल लगेगा, हम ले सकते हैं। सही है जी। अभी इसमें एक बात बताने वाली और है कि आईआरआर एक्चुअली है क्या, आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा। आसान अल्फाज में समझिए। एक तो यह कि आपकी ख्वाहिश है, आपने 100 रुपये लगाया तो आपको 10 रुपये जो है एनुअल मिलने चाहिए। आप क्या ख्वाहिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 10% मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। बड़ी छोटी सी ख्वाहिश है, पूरी होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि आपने जी 1 लाख रुपये लगाया, आपको पहले महीने में 95 रुपीज़ मिले, दूसरे महीने में 100 रुपये मिले, तीसरे महीने में 200 मिले, चौथे महीने में 300 मिले, समथिंग ऐसे समथिंग वैल्यू। आप कहेंगे यार ये मुझे आप पैसे तो दे रहे हैं लेकिन किस रेट के ऊपर दे रहे हो, तो मैं कहूँगा भाई ये मुझे भी नहीं पता किस रेट में दे रहा हूँ, क्योंकि ये ही तो आईआरआर है कि जो आपको मैं रिटर्न दे रहा हूँ वो कितने परसेंट में दे रहा हूँ, कैश फ्लोज का इंटरनली कितने परसेंट में आपके पास आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आईआरआर। ये आपको इस तरह थोड़ी थोड़ी बातें लिखी होगी लेकिन आपको लिंक करना आना चाहिए। ये देखिए आईआर कैसे होता है, कैश फ्लो पैटर्न से, वो मैं आपको जो बता रहा था 100 रुपये मिलेंगे 200 मिलेंगे, वो कैश फ्लो पैटर्न बता रहा था प्रोजेक्ट का, तो आपको वहाँ से आपको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इसी वजह से जनाब इसको इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, कैश फ्लो से बीच में से जाकर निकाल के आना पड़ता है। सही जी। एग्जाम्पल लेते हैं अब। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि वो कोई सर्टिफिकेट जो कि हमने एनपीवी के लिए कैलकुलेशन की, वो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे भी कर दी है आईआरआर के लिए। कैसे होगी, मैंने क्या कहा था, डिफरेंस आपको फॉर्मूला में नजर ही नहीं आएगा। देखिए जी एनपीवी इज इक्वल टू वो सारा फार्मूला वही देखिए, इसलिए यहाँ पे ये कब किया, CF1 के ऊपर आपने वो जो मैंने कह रहा था आप इस तरह भी कर सकते हैं, 12,000 प्लस 1 लाख उसको ऐड कर दिया, एक ही कैश फ्लो बना दिया, क्योंकि 1 पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर 1 ईयर एक ही कैश फ्लो ब्रेकअप करके दिया हुआ था। ठीक है जी, हमने ये कर लिया। अभी ये वाला फार्मूला यहाँ तक तो आपको वो वैल्यू सारी वही। अभी एनपीवी क्या था, आईआर वहाँ पे फाइंड होती जहाँ एनपीवी को इक्वल टू 0 पुट करते। इस फार्मूले के अंदर एनपीवी को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, बाकी सारी वैल्यू जो गिवन थी आपको यहाँ नजर नहीं आ रही गिवन, वो सेविंग सर्टिफिकेट वाली एग्जाम्पल जो हमने एनपीवी के लिए किया वही वैल्यू उठा के इसने इधर डाली हुई है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल इसके अंदर, तो बड़ा आसान हो जाता है एक वेरिएबल को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम फाइंड करके तो 12% जो है इसने आंसर निकाला हुआ। अभी वो कहता है कि क्या ये जो है एनपीवी हाई है लो है, मतलब क्या है, 12% से क्या पता चला, कुछ भी पता नहीं चल रहा। इसके ऊपर भी बात हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो एनपीवी है कि एनपीवी एक इंटरेस्ट रेट वाला आई इस पे है फार्मूले के अंदर, एक एनपीवी खुद है और एक कैश फ्लो और एक इंटरेस्ट रेट है। कैश फ्लो आपके पास आ गए और आप वो कहता है कि आई को चेंज करने से एनपीवी के ऊपर पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम चेंज करते जाए आई को, इंटरेस्ट रेट को, और एनपीवी कैलकुलेट करते जाए, जो कि हमें सेविंग सर्टिफिकेट वाली एग्जाम्पल में एनपीवी कैलकुलेट की थी वैसे करते जाए। कहता है एक आपके पास है, आप एक ग्राफ के अंदर एनपीवी और इंटरेस्ट रेट के दरमियान एक ग्राफ बना सकते हैं। उस ग्राफ को कहता है ये एनपीवी प्रोफाइल होता है। ये वाला फॉर्मूला मैंने इस वजह से दोबारा आपके पेस्ट किया, बुक के अंदर दोबारा पेस्ट नहीं किया होगा, कि आप देख लें कि एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए अगर कैश फ्लो हो तो आई ही चाहिए हमें। ठीक है जी। अभी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आ जाएगी आपके पास, वो कैसी दिखेगी, ये आपके पास ग्राफ है, आपने डिफरेंट इंटरेस्ट रेट डाले, एनपीवी आपने वर्टिकल वाई एक्सिस पे रख ली एनपीवी, ठीक है, जो एनपीवी की वैल्यू निकलेगी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर अपने इंटरेस्ट रेट डाल दिया, तो आपके पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आ गई। सही है, तो इस डाउनवर्ड स्लोपिंग को एनपीवी प्रोफाइल, इस पूरे ग्राफ को एनपीवी प्रोफाइल कहते हैं। अभी एनपीवी प्रोफाइल हमने बनाया क्यों है, वही बात कि ये भी एक लाइन देख लें कि अब इस ग्राफ्स की हेल्प ये होगी हमें बनाने का मकसद ये है कि हम ना आईआरआर बड़े सौखे अंदाज में फाइंड कर लें। अगर हमारे पास ये ग्राफ हो, हमें पता चला जाएगा कि लाइन जहाँ पे कट करके गुजरी है, जैसे ये वाला पॉइंट है कट करके गुजरी है एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट हमारा होगा जहाँ पे आईआरआर हमें मिल रही है। अभी ये कुछ बातें लिख रहा है इसके बारे में, ये एनपीवी प्रोफाइल के बारे में लिख रहा है कि ये कब यूज़ करना चाहिए, जब प्रोजेक्ट की लाइफ 2 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ग्राफिकल टेक्निक इस वजह से है कि हमारे पास जब आप आगे देखेंगे या प्रीवियस लेक्चर भी आपने देखा कि आईआर जब फाइंड करते हैं तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड है, वैल्यू डाली आई की आईआरआर की, एनपीवी देखी कि इक्वल टू 0 आई है कि नहीं, तो बहुत लेंथी मेथड है। इससे हमें फ़ौरन हम कट पॉइंट देख लेते हैं, एक्सेसिव कहाँ से कट के करके गुजरा है, तो वो हम कहते हैं आईआरआर है हमारा।
तो इस तरह हम बड़ी जल्दी ही इस नतीजे में पहुंच जाते हैं कि यार ये है तो हमारे लिए प्रोजेक्ट हमें लेना चाहिए कि नहीं। अभी तक हम जो देख रहे थे, हम ये एक प्रोजेक्ट था उसकी एनपीवी निकाल ली, पॉजिटिव आ गया, हमने कहा ठीक है जी ये प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए। फिर अच्छा, पहले तक हम ये देख रहे थे कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे थे एनपीवी कैलकुलेट की, हमने कहा जी पॉजिटिव आ गई तो एनपीवी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। और आईआर अगर हमने कैलकुलेट कर ली और आईआर की मैक्सिमम और ये मतलब हाई है लो है क्या है वो हमने आगे डिस्कस करना है। एक आईआर निकाल ली और उसका हमने जो एक मेथड है देखने का आईआर ठीक है तो हमने कहा ये प्रोजेक्ट में ठीक है। अभी कहता है कि दोनों अगर हम कैलकुलेट करें एक ही प्रोजेक्ट की तो फिर हमें क्या डिसाइड करना है कैसे होगा प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं। पहले दो आप डेफिनेशन देख ले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये होता है कि दोनों में से एक, जैसे आपके पास दो प्रोजेक्ट करने हैं, आपने ऑप्शंस दो प्रोजेक्ट के हैं, आपने करना एक ही है तो दोनों नहीं ले सकते। सही है। जैसे जी आपको एक दिन कहा जाए कि आपने आज लाहौर जाना है या कराची जाना है, ये नहीं हो सकता आप एक ही दिन में दोनों तरफ चल पड़े क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी वजह से प्रोजेक्ट जो है इसको कहते हैं जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। इंडिपेंडेंट ये होता है कि आपने जब एक इन्वेस्टमेंट को देखना है तो आप दूसरी इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लो से महरूम हो जाएंगे, या इस इन्वेस्टमेंट के जो कैश फ्लो आएंगे उनका दूसरी इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लो से कोई वास्ता नहीं है। थोड़ी सी एग्जाम्पल सोखा करके बताता हूँ आपको कि सपोज कि आपके गली की नुक्कड़ के ऊपर रिटेल स्टोर है, आप उसके साथ ही अपनी कौन सी शॉप बनाएंगे, चलिए मीट शॉप बना लेते। मीट शॉप नहीं चले आप कोई और बना लेते, चले जी वेजिटेबल शॉप बना लेते हैं। सही है जी। अभी आप ये देखेंगे कि आपका एक कन्वीनियंस स्टोर और जो दूसरा है आपकी वेजिटेबल शॉप, इन दोनों की दोनों शॉप्स आपकी, इनके आपस में कैश फ्लोज इफेक्ट तो नहीं होंगे। जो सब्जी लेने आएगा तो सब्जी लेने आएगा, ये थोड़ी है वो दूसरे उस दिन टूथपेस्ट नहीं लेगा, टूथपेस्ट भी लेगा, घी भी लेगा। अगर आप ये करते हैं कि आपकी पहले एक शॉप है, आप उसके साथ ही दूसरी शॉप भी बना लेते हैं, वो भी वेजिटेबल शॉप है, तो दोनों वेजिटेबल शॉप के कैश फ्लोज इफेक्ट होंगे। इसको कहेंगे ये डिपेंडेंट कैश फ्लोज है इनके, इंडिपेंडेंट नहीं है। पहले वाला डिपेंडेंट का केस बताया, कैश फ्लो इफेक्ट नहीं होंगे, दूसरे वाला डिपेंडेंट का केस बताया। अभी हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अच्छा जी, कहता जी सेविंग सर्टिफिकेट का हमने पहले ही फाइंड कर लिया है एनपीवी। अभी कहता है बैंक डिपॉजिट है 1 लाख की आपने और 10% के ऊपर 2 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली, कहता है कि इसकी एनपीवी निकाल के दो। अब देखें कि हमें बैंक इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो दे दी उसने, 10% भी दे दिया, हमें कैश फ्लो नहीं बताया क्योंकि 2 साल की बात करें कैश फ्लो नहीं बताया कि पहले साल में क्या निकलेगी। लेकिन इंटरेस्ट रेट की बेस पर निकाल सकते हैं। कैश फ्लो फ्यूचर वैल्यू की होती है, पीवी इक्वल टू 1+i वाले फार्मूला लगाएंगे, टोटल निकालना चाहे तो 1,21,000 आ जाएगा। लेकिन हमने कैश फ्लो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का चाहिए। हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला लगाया, पहले साल के लिए हमने लगाया तो आ गया आंसर 1,10,000। तो 20 के 1 लाख तो इन्वेस्टमेंट थी, 10,000 हमारी होगी क्या कैश फ्लो। फिर 1,10,000 हमने रखा क्योंकि हमारी फर्स्ट ईयर के एंड में अब ये वाली वैल्यू होगी। अभी अपने सेकंड ईयर के एंड में क्या होगा हमारे पास कि फिर 1+1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,21,000 हो जाएगा। तो हमारे 1,10,000 फिर बन गई थी सेकंड ईयर में, हमारी सब्जेक्ट की इन्वेस्टमेंट इतनी होगी थी तो माइनस किया तो 11,000, तो सेकंड ईयर का कैश फ्लो हो गया हमारा 11,000। तो इस तरह करके आप देखेंगे कि ये जो एनपीवी वाला फार्मूला है उसने पहले साल में 10,000 इंटर किए हुए, दूसरे साल में 11,000 इंटर किए हुए, फिर दूसरे साल में फिर 1 लाख की इंटर किया। क्यों कि उसकी इन्वेस्टमेंट समझे के वापस आ गई, उसने डिपॉजिट वापस ले लिया बैंक से। तो हमारा 826 जो है एनपीवी आ गया, पॉजिटिव है, तो हमें ये प्रोजेक्ट क्लिक करना चाहिए। इसी के ऊपर एनपीवी के ऊपर हमने आईआर कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए वही कैश फ्लोज लिखे हुए हैं, सही है। इसको ऐड कर दिया उसने दूसरे वाले के साथ, ये वाले आप पहले भी कहा था सेम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ऐड कर सकते हैं। 1,11,000 को 1 प्लस दूसरे साल में तो आपने स्केयर करना है। आप ये नहीं कहना कि जो 1 हो गया तो 1 रह जाएगा, ये 1 इस वजह से है, 2 इस वजह से है क्योंकि दूसरे साल में है, और 10.5 निकला है। अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए सेविंग सर्टिफिकेट वाले कहाँ से उठाए, उसने पहले जो अपने स्टार्ट में लेक्चर के स्टार्ट में करते रहे, एनपीवी निकला था 1818 और इसका ये 12% निकला था, का इसका ये निकलेगा। तो इसको देख के देखे जी, इसकी पॉजिटिव एनपीवी है, इसकी आईआर भी पॉजिटिव है, ज़्यादा है, तो 12% हमने ये वाला प्रोजेक्ट हमने सेविंग सर्टिफिकेट ज़्यादा सूटेबल, अगर दोनों में से एक लेना पड़े तो आगे चलते हैं। अभी जो दोनों हमने एनपीवी और आईआर दोनों के लिए ये सेविंग सर्टिफिकेट के लिए और बैंक डिपॉजिट के लिए उसका एक ग्राफ बना के दिखा रहा है। देखिए जी ग्राफ ऐसे ही बनेगा कि आईआर की वैल्यू डाल लिया आपने और एनपीवी निकालते रहे, ये इस तरह करके लाइनें 2 बन जाएगी हमारे पास। अच्छा,
होगा क्या, अच्छा पहले ये देख लें कि जो रेड लाइन है ये सेविंग सर्टिफिकेट की है और जो ब्लू लाइन है ये है बैंक डिपॉजिट की। अच्छा जी, वो कैसे पता चल रहा है हमें, इसमें से पता चल रहा है कि हमारा जो सेविंग सर्टिफिकेट है उसका जो आईआर के ऊपर था, आईआर जो था वो 12% था, तो ये पहले 10% इधर आ गया तो आईआर इधर आ गया 12%, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो सेविंग सर्टिफिकेट है वो रेड वाली लाइन है। वो पॉइंट जिसके ऊपर दोनों के आईआरआर इक्वल हो जाती है उसको कहा जाता है क्रॉस ओवर पॉइंट। अच्छा, क्रॉस ओवर पॉइंट के पहले और बाद की स्टोरी बड़ी डिफरेंट है। वो कैसे, कि जो ब्लू लाइन है जो कि हमारे पास बैंक डिपॉजिट है, वो आपने देखा कि उसके कैश फ्लोज पहले या उसकी एलपीवी पहले क्रॉस ओवर पॉइंट से पहले ज़्यादा है, बाद में जाके कम हो जाती है। सही है जी। तो इसी तरह और इसके लिए जो है सेविंग सर्टिफिकेट जो कि रेड लाइन है उसके लिए उलट है। तो ये क्रॉस ओवर पॉइंट के आगे पीछे ये वाले मामला भी देख रहे होते हैं। अच्छा जी, अभी इस पॉइंट को अगर मैं नीचे कराता हूँ क्रॉस ओवर पॉइंट के जो वैल्यू आएगी ट्रस्टेड उसको कहेंगे क्रॉस ओवर पॉइंट आईआरआर। ठीक है, अभी थोड़ी सी बात करें कि आईआरआर ज़्यादा था कब था, इसके ऊपर बात करें कि आईआरआर की वैल्यू आ गया आपके पास क्या बताती है। वो जी एक इंटरेस्ट रेट आ गया हमारे पास, वो कहता है कि इस इंटरेस्ट रेट के अंदर ही आपको इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करनी है। सपोज कि मैंने 100 रुपये लगाया था, मुझे साल के बाद 10 रुपये मिल गए और इन्फ्लेशन उस साल जो महंगाई बढ़ी वो 5% बढ़ी, तो मुझे जो नेट इफेक्ट जो मुझे नेट फ़ायदा हुआ ना पूरी इन्वेस्टमेंट करने का वो 5% हुआ। ठीक है, 10 में से 5 रुपये निकाल देंगे तो 5% निकला है, 5 रुपये निकला है तो 100 से डिवाइड करके आपको 5%। ये इन्फ्लेशन कहता है एडजस्ट करनी होती है आईआरआर में। अगला है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आप कहते हैं टी बिल की एग्जाम्पल ले रहा है, कह रहा है कि टी बिल के जो है ना उसका रेवेन्यू मिलते हैं आपको या आपको ट्रस्ट मिलता है 7 to 12% के ऊपर। आपने इन्फ्लेशन देखने लग जाए, इन्फ्लेशन देखेंगे तो आपको सपोज कि उस साल 5% आई, तो जो 7% आपको दे रहा है वो, तो टी बिल आपको सिर्फ 2% फ़ायदा दे रहा है साल का, 5% तो महंगाई भी निकल गई ना आपके। अगर 12% लेते हैं तो 7% फ़ायदा दे रहा है। सपोज कि उस साल महंगाई 10% रहेगी तो 7% अगर आपको दे रहा है तो आपको फ़ायदा नहीं ले देगा। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का एक्सप्लेन आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कर दिया था। अभी जो हमने एनपीवी और आईआरआर कैलकुलेट किया प्रोजेक्ट के लिए, वो कहता है कि कुछ ऐसे भी देखा जाता है कि रिटर्न और एसेट रिटर्न और इक्विटी की बेस के भी देखा जाता है कि प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं। लेकिन कहता है कि दोनों के साथ ROA और ROE के साथ थोड़ा मसला ये है कि ये दोनों जो है बुक वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट की, फाइनेंशियल रेशो से बुक वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट की जाती है कि जी एसेट इतने बढ़ गए, रिटर्न और एसेट, तो एसेट के साथ इतना रिटर्न बढ़ा तो ठीक है जी ये वायबल प्रोजेक्ट है। रिटर्न और इक्विटी इतनी आ गई, पिछले साल इतनी थी या पिछले प्रोजेक्ट के लिए इतनी थी तो ये ज़्यादा है तो ये इस ले। कहता है कि आईआर का ये फ़ायदा है, आईआर कैश फ्लोज को देखता है, कैश फ्लोज भी एक्चुअल जो आपके पास पैसा आया उसको देख के उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। तो आईआर की एक ज़्यादा बेहतर मैयर है प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को देखने के लिए। ले जी आखिरी जो टॉपिक रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हर्डल रेट। आसान लफ्ज़ों में समझे, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और आपने उधार पैसे जो लिए हैं, आपने बैंक से सपोज के कर्जा लिया, आपने बैंक ने आपको कहा कि आपने 10% के हिसाब से वापस कर रहे हैं। सपोज कि अगर 100 रुपये आपने लिए हैं तो आपने 110 रुपये बैंक को वापस कर रहे हैं। आप वो जो है 100 रुपये जब अपने बिजनेस में लगाते हैं तो आपके जो बिजनेस का रिटर्न होना चाहिए वो 110 रुपये पूरा ही होगा, तो आपको तो फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो 10 रुपये थोड़ा आके अपने बैंक को दे देने। तो आपको बैंक आपका जो रिटर्न है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो उससे ऊपर जाना चाहिए। किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होता है कि पैसे कितने आपने कितनी कीमत में लिए। 20 के अगर आप 100 रुपये लिया तो 10 रुपये बैंक को दे रहे तो 10 रुपये 110 रुपये उसकी कीमत होगी ना, तो 110 से ऊपर आप कमाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% से ऊपर होना चाहिए। यही वाली बात आपको यहाँ पे बताना चाह रहा है कि इन्वेस्टर्स का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा तो वो फ़ायदे में रहेगा। चलिए जी, ये हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।